हॉवल अपनी क्लास का सबसे कमजोर लेवल 3 का लड़का है। वह अपनी पूरी क्लास में सबसे नीचे है। इसी वजह से उसकी क्लास के बाकी छात्र, जो ज्यादातर लेवल 4 और लेवल 5 के हैं, हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब हॉवल ने पहली बार इस अकादमी में दाखिला लिया था, तब पूरे स्कूल में उसे एक बहुत बड़ा जीनियस माना जाता था। सभी को पूरा यकीन था कि वो बहुत आगे जाएगा, मगर 2 साल बीत जाने के बाद भी वह अपने लेवल को ठीक से बढ़ा ही नहीं पाया। यही वजह है कि आज वह इन लड़कों के सामने इतनी बुरी तरह हार रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग उसे और पीटते, उसकी बहन युनफे वहाँ पहुँच जाती है। वो आते ही एक बदमाश को इतनी जोरदार लात मारती है कि वह सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। जहाँ हॉवल अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाया, वही युनफे असली जीनियस है। उसने सिर्फ 1 साल में ही लेवल 7 हासिल कर लिया, जबकि आम छात्रों को वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं। युनफे को देखते ही बाकी गुंडे डर जाते हैं। वे तुरंत अपने दोस्त को उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि हॉवल अपनी बहन की कामयाबी से जलता होगा, क्योंकि वह वहाँ सफल हो गई जहाँ वो खुद नाकाम रहा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। जब दोनों छोटे थे, तब एक दिन उनकी माँ उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी अचानक आसमान में एक बड़ी दरार खुल गई और उसमें से एक बेहद खतरनाक राक्षस उनकी दुनिया में आ गया। उनकी माँ ने बिना देर किए दोनों बच्चों को पकड़ा और उन्हें लेकर छिपने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन तब तक वह राक्षस आसपास के लोगों को मारना शुरू कर चुका था। अगर उसे जल्दी नहीं रोका जाता, तो वह कुछ ही देर में उन्हें भी ढूंढ लेता। इसीलिए उनकी माँ ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पीछे छोड़ दिया और खुद उस राक्षस का सामना करने चली गई। उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी और कुछ समय तक उन्होंने उस राक्षस से बराबरी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आखिर में उन्हें समझ आ गया कि वो उसे हरा नहीं पाएंगी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो राक्षस उस दिव्य मुहर के पीछे पड़ा था, जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी माँ के पास थी। अगर वो मुहर उसके हाथ लग जाती, तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर उसे रोकना था। राक्षस उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब हार मान लो, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। हो सकता है कि वो सच कह रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपने बच्चों और दुनिया की रक्षा करने के लिए वो कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थी। ये फैसला उनके लिए बेहद दर्दनाक था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद वे अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने आखिरी बार हॉवल की तरफ देखा और उससे कहा कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। इतना कहने के बाद वह आसमान में उड़ गई और उस दिव्य खजाने को खुद ही विस्फोट करके नष्ट कर दिया, ताकि वह राक्षस उसे कभी हासिल न कर सके। उस घटना के बाद धीरे धीरे और भी राक्षस इंसानों की दुनिया में आने लगे और हर जगह तबाही मचाने लगे। लेकिन उसी समय इंसानों के अंदर भी अलौकिक शक्तियां जागने लगी, जिससे वे उन राक्षसों का मुकाबला कर सके। इन्हीं शक्तियों को सही तरीके से विकसित करने के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई, जहां युवा योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान समय में हॉवल अपना 18वां जन्मदिन अपने पिता और बहन के साथ मना रहा है। दोनों उससे कहते हैं कि मोमबत्तियां बुझाने से पहले कोई इच्छा मांगो। आमतौर पर हॉवल यही चाहता कि वो अब कमजोर न रहे, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि अगर सिर्फ इच्छा मांगने से ताकत मिलती, तो वो कई साल पहले ही मजबूत बन चुका होता। फिर भी वह एक इच्छा मांगता है, लेकिन लगता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस इस दुनिया में घुस आता है और आसपास के पूरे इलाके में तबाही मचाने लगता है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उसके पिता, जो लेवल 9 के शक्तिशाली योद्धा है, उस राक्षस का सामना करने कूद पड़ते हैं ताकि उनके बच्चे भाग सके। लेकिन राक्षस उन्हें कुछ ही पलों में बुरी तरह हरा देता है। ये देखकर युनफे भी हमला करती है। लेकिन अगर लेवल 9 के उसके पिता भी कुछ नहीं कर पाए, तो लेवल 7 की युनफे का हमला कैसे काम करता? उसका तीर राक्षस पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। इसके बाद वह मकड़ी बिजली जैसी ताकत से युनफे पर हमला करती है और उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन ठीक उसी समय हॉवल उसके सामने आकर उसकी एक टांग पकड़ लेता है। युनफे चिल्लाकर कहती है कि वो तुरंत हट जाए, क्योंकि वो उस राक्षस का सामना करने जितना ताकतवर नहीं है। हॉवल को भी ये बात अच्छी तरह पता थी, लेकिन वह अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो उनसे कहता है कि अभी मौका है, इसलिए वे लोग तुरंत वहाँ से भाग जाएं। उसका अपने परिवार के लिए जान देने का हौसला सच में काबिले तारीफ था। लेकिन सिर्फ हिम्मत से लड़ाई नहीं जीती जाती। ताकत के मामले में वो अब भी एक कमजोर लेवल 3 का लड़का था। इसलिए वो मकड़ी आसानी से अपनी नुकीली टांग उसके सीने के आर पार कर देती है और फिर बाकी लोगों को भी मारने के लिए बढ़ जाती है। हॉवल आखिरी बार उसकी टांग पकड़कर उसे थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह मकड़ी उसे ऐसे फेंक देती है जैसे वो कोई बेकार चीज हो। उसके लिए हॉवल सिर्फ एक कमजोर लेवल 3 का लड़का था, जिसके साथ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। जमीन पर गिरते ही हॉवल का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इतनी बेकार तरीके से होने वाली है, जबकि अभी भी उसके बहुत सारे सपने अधूरे थे। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होने वाली होती है,
उसी समय उसके अंदर किंग ऑफ ग्लोरी सिस्टम जाग जाता है। अचानक उसके पूरे शरीर में इतनी जबरदस्त शक्ति दौड़ जाती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ कैसे। वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उस मकड़ी को पीछे धकेलना शुरू कर देता है। इस बार वह मजबूती से उसके सामने खड़ा रहता है। अब मकड़ी को एहसास होता है कि उसने हॉवल को बहुत हल्के में लिया था, इसलिए वह पहली बार पूरी गंभीरता से लड़ाई शुरू करती है। वह अपनी राक्षसी आंखें खोल देती है और आसपास मौजूद इंसानों की ऊर्जा को सोखना शुरू कर देती है। इस तरह के राक्षस अपने शिकार की ऊर्जा चूसकर लड़ाई के बीच में ही और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हॉवल पर एक जबरदस्त हमला करती है, जिससे वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है। जब मकड़ी उसे खत्म करने ही वाली होती है, तब सिस्टम पता लगाता है कि हॉवल की जान लगभग खत्म होने वाली है। इसलिए सिस्टम उसे अपना सबसे ताकतवर कौशल इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है। जैसे ही वो कौशल चालू होता है, हॉवल अपनी भयानक आग की शक्ति से पूरी मकड़ी को जलाकर राख कर देता है। लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद भी बेहोश होकर गिर जाता है। जब हॉवल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि दिव्य सिस्टम आखिरकार पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। सिस्टम ये भी बताता है कि उसमें मौजूद कई विशेष शक्तियों में से क्रिम्सन एम्परर वाली शक्ति सफलतापूर्वक उससे जुड़ गई है। इसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि उसका वर्तमान लिंक लेवल 12 है। ये सुनकर हॉवल को राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि इतने सालों की उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं गई। लेकिन जब वो अपना नया लेवल देखता है तो उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि उसका असली लेवल अब भी सिर्फ लेवल 3 ही दिख रहा था। सिस्टम उसे समझाता है कि लोगों को सिर्फ उसका पुराना लेवल ही दिखाई देगा, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी असली ताकत अब लेवल 12 के बराबर होगी। ये सुनकर हॉवल बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह अपनी जिंदगी अपने दम पर बदल सकता है। वास्तविक दुनिया में युनफे अपने पिता और हॉवल दोनों को अस्पताल लेकर आती है, लेकिन उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर उनका तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती थी। दुर्भाग्य से डॉक्टर इलाज करने से साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि उनका परिवार बहुत गरीब है और इलाज का पैसा कभी नहीं दे पाएगा, इसलिए वह अपना समय उन पर बर्बाद नहीं करना चाहता। युनफे उससे बार बार विनती करती है, लेकिन डॉक्टर उसे धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकल जाने को कह देता है। उसी समय हॉवल बाहर आता है और युनफे को गिरने से पहले संभाल लेता है। उसे देखकर युनफे तुरंत पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसे अब भी उसकी बहुत चिंता थी। हॉवल कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है और अब आगे की बात वह खुद संभालेगा। डॉक्टर उसे इतनी जल्दी चलता फिरता देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उसका कोई इलाज ही नहीं किया था। हॉवल उसके पास जाता है और मकड़ी वाले राक्षस से मिला जादुई रत्न निकालकर कहता है कि वो अपने पिता के इलाज का खर्च देगा। रत्न को देखते ही डॉक्टर दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये बहुत कीमती चीज है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि लेवल 3 जैसा कमजोर लड़का इसे खुद हासिल कर सकता है। फिर भी वह इतना बड़ा फायदा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह रत्न लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, उसका हाथ अचानक आग में जलने लगता है। असल में ये हॉवल का बदला था, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ देर पहले युनफे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन हॉवल मासूम बनकर कहता है कि रत्न की शक्ति अभी ताजा है, इसलिए बिना सावधानी के उसे छूने की वजह से ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर शर्मिंदा हो जाता है और अपने कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए उन्हें वापस काम पर लगने को कहता है। इसके बाद वो हॉवल से कहता है कि इस रत्न की कीमत सिर्फ 2 लाख युआन है, जबकि उसके पिता के इलाज में 5 लाख युआन लगेंगे, यानी अभी भी उसे बाकी पैसे लाने होंगे। हॉवल वादा करता है कि अगर डॉक्टर उसे थोड़ा समय दे तो वह बाकी रकम भी लेकर आ जाएगा। चूंकि उसके पास शुरुआती भुगतान मौजूद था, इसलिए डॉक्टर उसे 1 दिन की मोहलत दे देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि अगर वह 1 दिन के भीतर पैसे नहीं लाया तो उसके पिता को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद युनफे पूछती है कि क्या उसके पास सच में कोई योजना है, क्योंकि एक ही दिन में 5 लाख युआन कमाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हॉवल पहले से सब सोच चुका था। वो बताता है कि अगले दिन अकादमी में एक प्रतियोगिता होने वाली है और उसकी इनामी राशि बहुत बड़ी है। अगर वह प्रतियोगिता जीत गया तो उनके पिता के इलाज का पूरा खर्च निकल जाएगा। ये सुनकर युनफे भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वह भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। लेकिन हॉवल उसे याद दिलाता है कि उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए और यह काम उसी पर छोड़ देना चाहिए। युनफे को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उधर डॉक्टर एक कोने में जाकर अपने मालिक को फोन करता है। वो उसे चेतावनी देता है कि योजना बदलनी होगी, क्योंकि एक बेहद संदिग्ध और बहुत ताकतवर व्यक्ति सामने आ चुका है। अगली सुबह अकादमी में प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। आखिरी समय पर हानमो ग्रुप की तरफ से बड़ी प्रायोजक राशि मिलने के कारण इनाम बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाता है। कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर हानमो ग्रुप की बड़ी बेटी मोचर भी मौजूद थी। वो घोषणा करती है कि जो भी छात्र इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करेगा, उसे हानमो ग्रुप में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही सभी छात्र खुशी से भर जाते हैं,
क्योंकि हानमो ग्रुप का हिस्सा बनना बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता का स्थान घोषित होता है, सबके चेहरे उतर जाते हैं। प्रतियोगिता शैडो फॉरेस्ट नाम की जगह पर होने वाली थी। वहाँ लेवल 5 से लेकर लेवल 15 तक के राक्षस मौजूद थे। उस जगह का सबसे बड़ा राक्षस लेवल 15 का शैडो ट्रेंट था। अंक पाने के लिए सिर्फ राक्षसों को मारना ही काफी नहीं था, प्रतियोगी अपने ही साथ पढ़ने वाले छात्रों को हराकर भी अंक कमा सकते थे। यानी इस प्रतियोगिता में एक दूसरे को मारने तक की छूट थी। ये सुनकर कई छात्र शिकायत करने लगते हैं कि नियम बहुत ज्यादा निर्दयी है। लेकिन मोचर साफ कह देती है कि उसे किसी की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है और वह ये बात सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं कह रही थी। उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ ताकत की कीमत है। अगर कोई इतना मजबूत नहीं है कि खुद को बचा सके तो उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं। ज्यादातर छात्र डरते हुए पोर्टल के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन हॉवल बिना एक पल सोचे सीधे उसके अंदर चला जाता है। जो लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, वे उसे इतने बेखौफ तरीके से अंदर जाते देखकर खुद डरपोक नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए वे भी उसके पीछे अंदर चले जाते हैं। उनके बाद बाकी कई छात्रों ने भी हिम्मत जुटाई और पोर्टल में प्रवेश कर लिया। उधर मोचर हॉवल की जानकारी देखती है। उसे पता चलता है कि कल उसी ने उस दानवी मकड़ी को हराया था। ये जानकर उसकी हॉवल में दिलचस्पी बढ़ जाती है। शैडो फॉरेस्ट के अंदर हॉवल कुछ समय तक छोटी छोटी मकड़ियों को मारता रहता है, लेकिन उनसे उसे बहुत कम अनुभव मिल रहा था। इसलिए वह और ज्यादा ताकतवर राक्षसों की तलाश करने का फैसला करता है। इसके लिए वह मकड़ियों के एक झुंड का पीछा करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वे उसे अपने असली घोंसले तक ले जाएंगी। रास्ते में उसे एक लड़की की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो अपनी ही क्लास की एक लड़की तक पहुंचता है जो मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। हॉवल को देखते ही वो राहत की सांस लेती है और उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाती है। ज्यादातर छात्र समूह बनाकर अंदर आए थे, इसलिए हॉवल को शक होता है कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं। वो लड़की से पूछता है कि उसके साथी कहाँ है। लड़की बताती है कि जैसे ही वह जाल में फंसी, उसके साथी उसे छोड़कर भाग गए। अब अगर हॉवल उसकी मदद नहीं करेगा तो वो यही मर जाएगी। हॉवल को उसकी हालत पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह उसे धीरे बोलने के लिए कहता है ताकि आसपास के राक्षस उनकी आवाज न सुन ले। इसके बाद वह जाल को आग लगाकर उसे आजाद करने लगता है, लेकिन जैसे ही जाल टूटता है, लड़की नीचे गिरने लगती है। उसे बचाने के लिए हॉवल दौड़कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा मकड़ी का जाल अचानक आकर उसे भी लपेट लेता है। जाल उसे ऊपर उठा लेता है और वह सीधे लड़की की जांघों के बीच फंस जाता है। मकड़ी ने ये सब पहले से ही सोच रखा था। उसे पता था कि अगर वो किसी लड़की को अपने जाल में जिंदा छोड़ देगी तो उसे बचाने के लिए कोई न कोई इंसान जरूर आएगा। इस तरह उसे एक की जगह दो इंसान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन हॉवल का अभी मकड़ी का खाना बनने का कोई इरादा नहीं था। वह तुरंत अपने आसपास के जालों को आग लगाकर खुद को आजाद कर लेता है। हालांकि वो और रुआन अभी भी एक दूसरे से उलझे हुए थे, इसलिए उसे पहले इस परेशानी का भी हल निकालना था। तभी मकड़ी उन पर एक के बाद एक जहरीले हमले करने लगती है। उसका हर हमला इतना खतरनाक था कि अगर वो किसी को छू भी ले तो उसकी जान जा सकती थी। लेकिन किस्मत से हमला हॉवल तक पहुंचने से पहले ही रुआन अपने दांतों से जाल काट देती है। जैसे ही हॉवल के हाथ आजाद होते हैं, वो आसानी से उस मकड़ी का सामना करने लगता है। रुआन ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हॉवल इतना ताकतवर है। हॉवल अब क्रिम्सन स्टॉर्म शक्ति में महारत हासिल कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि ये मकड़ी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। फिर भी मकड़ी का जहर बहुत खतरनाक था, इसलिए जैसे ही मकड़ी उसकी तरफ जहर फेंकती, हॉवल तुरंत रास्ते से हट जाता और हर हमला बचा लेता। मकड़ी लगातार उस पर हमला करती रहती है, लेकिन हॉवल पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा तेज और ताकतवर हो चुका था। वह आसानी से उन सभी हमलों को काटते हुए मकड़ी के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और आखिर में एक ही वार से उसका काम तमाम कर देता है। मकड़ी के मरते ही हॉवल उसके पास जाता है और उसका एक जहरीला दांत निकाल लेता है। उसी समय सिस्टम उस दांत को बदलकर एक खास जहरीली वस्तु बना देता है, जिसे 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। हॉवल को पता ही नहीं था कि सिस्टम ऐसी चीज भी कर सकता है, लेकिन इतनी ताकतवर वस्तु मिलने के बाद वह उसे मना नहीं करता और तुरंत अपने स्टोरेज में रख लेता है। उसी समय प्रतियोगिता की घोषणा सुनाई देती है कि हॉवल ने एक डेमन स्पाइडर को हराया है। इस उपलब्धि के लिए उसे 1000 अंक दिए जाते हैं और क्योंकि रुआन भी उसके साथ थी, इसलिए उसे हॉवल की टीम का हिस्सा मानते हुए 500 अंक मिल जाते हैं। रुआन को यकीन ही नहीं होता कि बिना ज्यादा कुछ किए उसे इतने अंक मिल गए, लेकिन अगर हॉवल उसे अकेला छोड़ देता तो अगला राक्षस उसे जरूर मार देता। अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो रुआन हॉवल की खूब तारीफ करने लगती है ताकि वो उसे अपने साथ रखे, लेकिन हॉवल सिर्फ तारीफों में आने वाला नहीं था। फिर भी उसे पता था कि रुआन जैसी हीलर उसके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है, इसलिए वह उसे अपने साथ चलने की इजाजत दे देता है। उधर रुआन की पुरानी टीम, जिसने उसे पहले छोड़ दिया था, इस समय एक दानव के हमले का शिकार बनी हुई थी। उनमें से एक लड़का वहीं मारा जाता है, दूसरा किसी तरह अपना भागने वाला स्क्रोल इस्तेमाल करके प्रतियोगिता छोड़ देता है और अपनी जान बचा लेता है।
अब वहाँ सिर्फ ली बचता है, लेकिन उसके पास भागने वाला स्क्रॉल भी नहीं था। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ आखिरकार हॉवल और रुआन के पास पहुंच जाता है। वो उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन हॉवल को लगता है कि ऐसे इंसान की मदद करने का कोई मतलब नहीं जिसने पहले रुआन को मुसीबत में छोड़ दिया था। रुआन का दिल बहुत नरम था, उसे ली पर दया आ जाती है। वो उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वह कहती है कि आगे से वह कभी भी अपने साथियों को अकेला छोड़कर नहीं भागेगा। हॉवल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रुआन इतनी आसानी से लोगों को माफ कर देती है, लेकिन तब तक रुआन ली का इलाज शुरू कर चुकी होती है। धीरे धीरे ली की हालत सुधरने लगती है, लेकिन तभी वह दानव भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। पहले वह सिर्फ ली के पीछे था, लेकिन क्योंकि रुआन ने ली को ठीक किया था, इसलिए अब दानव का गुस्सा उसकी तरफ भी मुड़ जाता है। हॉवल तुरंत रुआन का हाथ पकड़कर उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन रुआन कहती है कि अब दानव उसी के पीछे है। इसलिए वो हॉवल से कहती है कि उसे यहीं छोड़ दे ताकि वह दानव का ध्यान अपनी तरफ रख सके और हॉवल सुरक्षित निकल जाए। उधर इस पूरी मुसीबत की असली वजह ली था, लेकिन उसके मन में दोनों की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। वह चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि हॉवल और रुआन अकेले दानव से लड़ते रहें, लेकिन भागने से पहले ही हॉवल उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वह कहता है कि जब तक वह रुआन से दिल से माफी नहीं मांगेगा तब तक कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद हॉवल अपने हाथ से एक बहुत बड़ा आग का हमला करता है जो सीधे दानव पर जाकर लगता है। उसे लगता है कि दानव अब मर चुका होगा। फिर वली को घसीटकर रुआन के सामने लाता है और उसे घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है। ली तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि दोनों इतने ताकतवर हैं। वह ये भी वादा करता है कि अगर वे उसे माफ कर दे तो आगे से जो भी कहेंगे वो वही करेगा। रुआन का दिल फिर से पिघल जाता है। वह एक बार फिर उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटता है, ली तुरंत एक खंजर निकालता है और रुआन पर हमला कर देता है। असल में वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हॉवल उस पर लगातार 3 जबरदस्त वार कर देता है। उन हमलों के बाद ली की पूरी एचपी खत्म हो जाती है। तकनीकी रूप से वह अभी जिंदा था, लेकिन प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उसकी एचपी 0 हो चुकी थी। इसलिए उसके सारे अंक हॉवल को मिल जाते हैं और ली प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। रुआन हॉवल से माफी मांगती है कि उसने वहाँ अपनी सावधानी छोड़ दी थी, लेकिन हॉवल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने सिर्फ ली पर भरोसा किया था और भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आगे से उसे सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सच में उसके भरोसे के लायक हो। इतने में वह दानव अचानक फिर से वापस आ जाता है। असल में हॉवल का पिछला हमला उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं था। हॉवल तुरंत अपनी शक्तियाँ चालू करता है और दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। वो लगातार उस पर वार करता रहता है जब तक कि दानव आखिरकार जमीन पर गिर नहीं जाता। रुआन पूछती है कि क्या अब दानव खत्म हो गया, लेकिन हॉवल बताता है कि वह अभी भी जिंदा है, क्योंकि इस तरह के दानवों में आग के जादू के खिलाफ बहुत ज्यादा सहने की ताकत होती है। अगर उन्हें पूरी तरह रोकना है तो या तो उन्हें मारना होगा या फिर उनके अंदर का गुस्सा खत्म करना होगा। हॉवल सुझाव देता है कि वे उसे शांत करने वाला जादू इस्तेमाल करके काबू में करने की कोशिश कर सकते हैं। रुआन एक हीलर थी, इसलिए वह तुरंत वह जादू करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक और परेशानी थी। वह जादू तभी काम करेगा जब दानव की एचपी 20% से कम रह जाए, और यह करना आसान नहीं था क्योंकि दानव फिर से उठकर खड़ा हो चुका था। वह दोनों पर एक जोरदार हमला करता है। हॉवल बिना सोचे उसके सामने खड़ा होकर हमला रोक लेता है ताकि रुआन सुरक्षित रहे। रुआन के सुरक्षित होते ही वह दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। वो इन्फर्नल रियल नाम का एक शक्तिशाली जादू इस्तेमाल करता है, जिससे दानव आग की दीवारों के बीच फंस जाता है। अब जब दानव वहीं फंस चुका था तो हॉवल अपनी तलवार से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उसका पहला वार दानव को काफी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए हॉवल उसकी पूंछ पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे आग की दीवार पर दे मारता है। धीरे धीरे दानव की एचपी कम होती जा रही थी, लेकिन तभी वो अचानक एक भयानक ऊर्जा का हमला करता है, जिससे हॉवल कई कदम दूर जाकर गिर जाता है। हॉवल समझ जाता है कि वह ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वह रुआन से पूछता है कि क्या वह जादू करने के लिए तैयार है। जैसे ही रुआन तैयार होने का इशारा देती है, हॉवल आखिरी जोरदार वार करता है। उस वार के बाद दानव की एचपी लाल हिस्से में पहुंच जाती है। अब सारी शर्तें पूरी हो चुकी थी। रुआन अपना जादू शुरू करती है और दानव की तरफ इलाज वाली रोशनी की एक बहुत बड़ी किरण छोड़ती है। जब धूल हटती है तो वहाँ एक छोटा और बेहद प्यारा ड्रैगन दिखाई देता है। पहले तो हॉवल को लगता है कि शायद जादू गलत हो गया, लेकिन रुआन बताती है कि कोई गलती नहीं हुई। असल में यही उस दानव का असली रूप था। अब जब उसका गुस्सा शांत हो चुका है तो वो उनके लिए कोई खतरा नहीं रहा। हॉवल खुश होता है कि आखिर ये मुश्किल खत्म हो गई, इसलिए वो कहता है कि अब जब ये कमजोर है तो इसे मारकर अंक ले लेते हैं और अपना मिशन पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही छोटा ड्रैगन ये सुनता है वो घबरा जाता है। वह तुरंत रुआन के पास भागकर मदद मांगने लगता है क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। रुआन हॉवल से रुकने के लिए कहती है। उसे वो छोटा ड्रैगन बहुत प्यारा लगता है
और वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती। वह यह भी बताती है कि ड्रैगन उन्हें छोड़ने के बदले कोई कीमती चीज देने को तैयार है। हॉवल हैरान हो जाता है कि रुआन ड्रैगन की बात समझ सकती है, लेकिन उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि ड्रैगन चाहे जो भी दे, उसकी कीमत प्रतियोगिता के पहले इनाम जितनी नहीं होगी, इसलिए पहले स्थान की इनामी राशि लेना ज्यादा सही रहेगा। ड्रैगन डर के मारे पीछे हट जाता है, जबकि हॉवल उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आखिरी पल में हॉवल रुक जाता है। उसका मन नहीं मानता कि वो बिना वजह किसी बेबस जीव को मार दे। वह ड्रैगन को वापस जंगल की तरफ फेंक देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे फिर भी उस जीव को काबू में करने के अंक मिल जाते हैं। हॉवल तुरंत सिस्टम खोलकर देखता है कि क्या उसे अनुभव अंक भी मिले हैं, और सच में उसे इस लड़ाई के लिए 50,000 अनुभव अंक मिलते हैं। अब उसके कुल अनुभव अंक 75,000 हो चुके थे। हॉवल सिस्टम से पूछता है कि क्या अब वह कोई नई शक्ति सीख सकता है। सिस्टम उसे 3 नई सामान्य शक्तियां दिखाता है जिन्हें वह खरीद सकता था। हॉवल उन तीनों को ध्यान से देखता है। उनमें से आई ऑफ ट्रुथ नाम की शक्ति उसे सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसकी मदद से वो छिपी हुई चीजें और जानकारी देख सकता था। शैडो फॉरेस्ट जैसी जगह में ये शक्ति बहुत काम आने वाली थी। उस शक्ति की कीमत 70,000 अंक थी। हॉवल तुरंत अंक खर्च कर देता है। अगले ही पल उसे अपने दिमाग के अंदर एक अजीब और डरावनी आंख दिखाई देती है। उधर असली दुनिया में रुआन हॉवल को आवाज देती है। वो बताती है कि उसे झाड़ियों में एक खास अंडा मिला है। उसे लगता है कि शायद यही वो कीमती चीज है जिसके बारे में छोटा ड्रैगन बात कर रहा था। हॉवल अपनी आई ऑफ ट्रुथ शक्ति से उस अंडे को देखता है। सिस्टम तुरंत पुष्टि कर देता है कि ये सच में बहुत कीमती है, क्योंकि ऐसा अंडा पैदा होने की संभावना 1 लाख में सिर्फ एक बार होती है। इसलिए वह उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। उधर प्रतियोगिता का प्रसारण देख रही केर लगातार हॉवल पर नजर रखे हुए थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी हॉवल में दिलचस्पी और बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होता है। अब सभी प्रतियोगियों की अंक सूची सबके सामने दिखाई जाती है। ऊपर से देखने पर यह फैसला बेकार लग सकता था, लेकिन इसका असली मकसद सभी को याद दिलाना था कि वे सिर्फ राक्षसों को मारकर ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों को हराकर भी अंक कमा सकते हैं। इस समय सबसे ऊपर हॉवल का नाम था, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगती और उसके कई क्लासमेट उसे निशाना बनाने निकल पड़ते हैं। लेकिन वे सभी अभी भी यही सोच रहे थे कि हॉवल सिर्फ लेवल 3 का कमजोर लड़का है। उन्होंने उसकी ताकत को बहुत हल्के में लिया और कुछ ही देर में हॉवल उन्हें आसानी से हरा देता है। 3 में से 2 लड़के पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। आखिरी लड़का अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि हॉवल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वह एक बार फिर तलवार से हमला करता है, लेकिन हॉवल उसकी तलवार ऐसे पकड़ लेता है जैसे वो कोई खिलौना हो। अब उस लड़के को समझ आ जाता है कि दोनों की ताकत में कितना बड़ा फर्क है, इसलिए वह जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन हॉवल उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो उसके पीछे आग का एक गोला फेंकता है जो उसकी पीठ पर लगते ही उसे जमीन पर गिरा देता है। जब तीनों जमीन पर पड़े होते हैं, तब रुआन उनके भागने वाले स्क्रॉल उठा लेती है। फिर वह उन तीनों को जबरदस्ती जंगल से बाहर भेज देती है। इस तरह वे तीनों प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, और क्योंकि उन्हें हॉवल ने हराया था, इसलिए उनके सारे अंक हॉवल को मिल जाते हैं। इसके बाद हॉवल अपनी आई ऑफ ट्रुथ शक्ति से पूरे जंगल को देखता है। आखिरकार उसे शैडो ट्रेंड की जगह दिखाई दे जाती है। वह रुआन से कहता है कि जल्दी चलो, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके मिशन खत्म करना चाहता है। लेकिन रुआन देखती है कि जांग और लू उनकी तरफ आ रहे हैं। उसे डर था कि वे दोनों जरूर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन हॉवल बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। उसे पूरा भरोसा था कि वह किसी का भी सामना कर सकता है। वह रुआन का हाथ पकड़ता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। दोनों लगातार दौड़ते हुए आखिरकार शैडो ट्रेंड के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। रुआन पूछती है कि क्या वह अभी इसी समय अंतिम राक्षस से लड़ने वाला है, लेकिन हॉवल सीधे लड़ाई नहीं करता। वो अपनी छिपने वाली शक्ति चालू करता है और रुआन के साथ पेड़ों पर चढ़ जाता है। अब उसकी योजना का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। लुओ और उसके साथी काफी देर से उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए हॉवल चाहता था कि वे बिना तैयारी के शैडो ट्रेंड से भिड़ जाएं और वह खुद पेड़ पर बैठकर पूरा नजारा देखे। कुछ मिनट बाद लुओ और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन वे हैरान थे क्योंकि जानकारी में हॉवल की जगह यही दिखाई दे रही थी। फिर भी वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। रुआन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह लगभग पेड़ से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हॉवल तुरंत उसे पकड़ लेता है। संतुलन वापस आने के बाद रुआन पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। हॉवल बताता है कि यह सिर्फ शैडो ट्रेंड के लड़ाई की तैयारी करने का असर है। कुछ ही पल बाद विशाल शैडो ट्रेंड सबके सामने आ जाता है। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अचानक अंतिम राक्षस से सामना हो जाएगा। लेकिन टीम का नेता लुओ सभी को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वह सबसे पहले खुद आगे बढ़कर शैडो ट्रेंड से लड़ाई शुरू कर देता है। उसे पता था कि वो अकेले इस राक्षस को नहीं हरा सकता, इसलिए वह सभी जादूगरों को आदेश देता है कि वे अपनी पूरी ताकत से आग का जादू इस्तेमाल करें, क्योंकि आग ही शैडो ट्रेंड की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसके साथ ही वह सभी हिलरों से भी कहता है कि वे अपनी पूरी ताकत से लगातार इलाज करते रहें,
क्योंकि वह खुद सामने रहकर शैडो ट्रेंट से सीधी लड़ाई लड़ने वाला था। रुआन ये देखकर काफी प्रभावित होती है कि लू और उसकी टीम कितनी अच्छी तरह मिलकर लड़ रही है। वे सभी एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर शैडो ट्रेंट के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर इसी तरह चलता रहा तो देर सवेर वे उसे मार ही देंगे। लेकिन हॉवल रुआन से कहता है कि शैडो ट्रेंट लेवल 15 का राक्षस है। ऊपर से देखने में भले ही वो आसान लगे, लेकिन उसे हराना कभी इतना आसान नहीं होता। तभी जैसे ही लू अपनी तलवार से एक और वार करने जाता है, उसे महसूस होता है कि उसकी तलवार से ट्रेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। अगले ही पल उसे समझ आता है कि शैडो ट्रेंट अब अपनी दूसरी अवस्था में पहुंच चुका है। वहां मौजूद किसी भी इंसान को ट्रेंट की दूसरी अवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए किसी को नहीं मालूम था कि अब आगे क्या होने वाला है। यही अनजान डर एक बार फिर सभी को बेचैन कर देता है। लू पीछे हटने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी शैडो ट्रेंट अपनी विशाल जड़ें जमीन के अंदर फैला देता है। कुछ ही पल बाद उनके चारों तरफ कई राक्षस निकल आते हैं। ये सभी छोटे पेड़ जैसे राक्षस लेवल 7 के थे। भले ही वे शैडो ट्रेंट जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई योद्धा डरकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन सामने भी और पेड़ वाले राक्षस आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। अब वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह फंस चुके थे। ये सब देखकर रुआन घबरा जाती है। वह कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई न कोई जरूर मारा जाएगा। हॉवल भी उसकी बात से सहमत होता है। भले ही लुओ ने हमेशा उसे परेशान किया था, लेकिन वो इतना निर्दयी नहीं था कि किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सके। इसलिए वो तुरंत पेड़ से नीचे कूद जाता है। अपनी तलवार निकालते ही वह शैडो ट्रेंट पर आग की बारिश कर देता है। जैसे ही कई पेड़ वाले राक्षस जलने लगते हैं, हॉवल बाकी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उनकी तरफ कर देता है। कुछ लड़ाकों को समझ आ जाता है कि अब यहाँ रुकना बेवकूफी होगी, इसलिए वे तुरंत अपने भागने वाले स्क्रॉल निकालते हैं और प्रतियोगिता छोड़ देते हैं। हॉवल बाकी सभी को भी एक आखिरी मौका देता है। वो कहता है कि अगर जान बचानी है तो अभी अपने भागने वाले स्क्रॉल इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लुओ और उसके साथी अब भी जिद पर अड़े रहते हैं। उन्हें अब भी लगता था कि हॉवल सिर्फ लेवल 3 का कमजोर लड़का है, जबकि उनकी टीम का औसत लेवल 5 था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे आसानी से हॉवल को हरा देंगे। हॉवल भी तैयार था। अगर उन्हें पिटना ही था तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक पेड़ की कई मोटी डालियां आगे बढ़ती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। हॉवल तो समय रहते छलांग लगाकर बच जाता है, लेकिन बाकी लड़ाके इतने किस्मत वाले नहीं थे। अब वे सभी अपने पैरों से उल्टे लटके हुए थे और शर्म छोड़कर हॉवल से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे। लुओ अपनी टीम की ऐसी हालत देखकर बहुत निराश होता है। वो अपने पैरों पर लिपटी बेलों को काट देता है और अकेले ही शैडो ट्रेंट पर हमला करने दौड़ पड़ता है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलता कि शैडो ट्रेंट पहले ही पूरे इलाके में जहरीली धुंध फैला चुका था। उस धुंध को सांस के साथ अंदर लेने पर इंसान को बहुत भयानक भ्रम दिखाई देने लगते थे। हॉवल तुरंत सबको सावधान रहने के लिए कहता है। इसके बाद वह खुद को बचाने के लिए जहर से सुरक्षा देने वाला एक खास झंडा इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे पहले वह थोड़ी जहरीली हवा अपने अंदर ले चुका था, इसलिए उसे भ्रम दिखाई देने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अपने साथी ही उस पर हमला कर रहे हों, जबकि असल में वे सिर्फ पेड़ वाले राक्षस थे जो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में लुओ समझ जाता है कि ये सब एक भ्रम है और वह खुद को संभाल लेता है। लेकिन राक्षस अब भी उसके सामने मौजूद थे। तभी हॉवल आगे आता है और कई राक्षसों को खत्म कर देता है। धुंध हटाने के लिए वह आग का एक बड़ा घेरा बनाता है, जिससे पूरी जहरीली धुंध जलकर खत्म हो जाती है। जब धुआं साफ होता है तब लुओ देखता है कि हॉवल लड़ाई में व्यस्त था और उसी दौरान रुआन उसकी टीम के उन लोगों का इलाज कर रही थी जो जहर की वजह से मर सकते थे। फिर भी हॉवल उन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर वे यहाँ ज्यादा देर रुके तो रुआन भी उनकी जान बचाने की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए वो सभी से कहता है कि जब तक मौका है यहाँ से निकल जाओ। इस बार सभी लड़ाके हॉवल की बात मान लेते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे अपने भागने वाले स्क्रोल खोलते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ हॉवल, रुआन और शैडो ट्रेंट बचते हैं। हॉवल ट्रेंट की तरफ मुड़ता है, लेकिन अब लड़ाई पहले से भी ज्यादा कठिन होने वाली थी, क्योंकि शैडो ट्रेंट अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका था। हॉवल उसे आग की जेल में कैद करके जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेंट पहले ही उसकी चाल समझ जाता है। वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है और आग से खुद को बचा लेता है। फिर वो हॉवल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी छोटी चाल उससे काम नहीं करेगी। लेकिन तभी उसकी नजर रुआन पर चली जाती है। बस यही मौका था जिसका हॉवल इंतजार कर रहा था। वो पीछे से चुपके से पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत से आग का एक जबरदस्त हमला करता है। पूरा शैडो ट्रेंट आग की लपटों में घिर जाता है। उसी समय हॉवल अपनी तलवार तैयार करता है और एक ही वार में उसे बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। शैडो ट्रेंट वहीं मर जाता है। उसे हराने पर हॉवल को कुल 1 लाख अंक मिलते हैं। जैसे ही डंगन का मुख्य राक्षस मरता है, घोषणा होती है कि मिशन पूरा हो चुका है। साथ ही बताया जाता है कि इस मिशन में कुल 3 लोग जिंदा बचे हैं। उनके बाहर निकलने के लिए एक द्वार भी खुल जाता है। ये सुनकर हॉवल हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि बाकी सभी पहले ही प्रतियोगिता छोड़ चुके हैं। रुआन के रुकने पर उसे हैरानी नहीं होती, लेकिन वह सोचने लगता है कि तीसरा इंसान कौन है।
तभी जंगल के दूसरी तरफ से लुओ जोर से चिल्लाता है। वो हॉवल से पूछता है कि आखिर वह अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया, लेकिन हॉवल उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इस पर लुओ गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह हॉवल के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। हॉवल उसे आसानी से पीछे धक्का देता है, फिर उसका भागने वाला स्क्रॉल छीनकर उसे जबरदस्ती प्रतियोगिता से बाहर भेज देता है। अब सिर्फ हॉवल और रुआन ही बचे थे। दोनों पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरे डंगन में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। घोषणा होती है कि किसी अनजान वजह से पोर्टल कुछ ही पलों में बंद होने वाला है। हॉवल नहीं चाहता था कि रुआन किसी अनजान खतरे का सामना करे, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और पूरी ताकत से पोर्टल के अंदर फेंक देता है ताकि वो सुरक्षित बाहर निकल जाए। कुछ देर बाद हॉवल भी किसी तरह डंगन से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही वह अकादमी पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। पूरी अकादमी बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। तभी वह देखता है कि 2 हथियारबंद आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर वे उसे देख लेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वो अपनी छिपने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक दीवार के पीछे छिप जाता है। जब दोनों पहरेदार उसके पास से गुजरते हैं, तब हॉवल अपनी आई ऑफ ट्रुथ शक्ति का इस्तेमाल करके उनके बारे में जानकारी देखता है। उसे पता चलता है कि वे दोनों टाइगर ग्रुप के सदस्य हैं। ये वही संगठन था जो पहले मोक ग्रुप के लिए काम करता था, लेकिन बेगुनाह लोगों की अंधाधुंध हत्या करने की वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। अब वे लोग यहाँ केर से पुरानी दुश्मनी निकालने आए थे। उन्होंने केर और उन सभी छात्रों को पकड़ लिया था जो थोड़ी देर पहले डंगन से बाहर निकले थे। एक पहरेदार ये भी बताता है कि उन्होंने कुछ देर पहले एक बहुत सुंदर लड़की को भी पकड़ लिया है। ये सुनते ही हॉवल समझ जाता है कि वे रुआन की बात कर रहे हैं। उधर मुख्य हॉल में टाइगर ग्रुप का नेता पकड़े गए सभी छात्रों को रस्सियों से बांध चुका था, लेकिन उसकी खास नजर रुआन पर थी। वह उसके चेहरे को छूने लगता है। रुआन गुस्से में उसका हाथ काट लेती है। इस बात पर नेता उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वह उसे और भी बेरहमी से पीटने लगता है। ये सब देखकर लुओ से रहा नहीं जाता। वह दौड़कर नेता को सिर से जोरदार टक्कर मारता है ताकि रुआन को बचा सके, लेकिन दुर्भाग्य से वह नेता लेवल 12 का था। उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं था। लुओ के हाथ अब भी बंधे हुए थे। इस हालत में उसके जीतने का कोई सवाल ही नहीं था। नेता उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह बाकी लोगों के सामने मिसाल बनाने के लिए लुओ के सिर में गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक उसके सारे आदमी एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। अगले ही पल नेता के कंधे में एक खंजर आकर धंस जाता है। ये हमला हॉवल ने किया था। नेता समझ ही नहीं पाता कि हॉवल उसके पीछे कब पहुंच गया। जिस खंजर से हमला किया गया था उसमें बहुत खतरनाक जहर लगा था, इसलिए नेता का पूरा शरीर सुन्न होने लगता है और वह हिल भी नहीं पाता। हॉवल हाथ में वही खंजर लेकर लुओ के पास जाता है। एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है कि शायद वह पुराने अपमान का बदला लेने वाला है, लेकिन हॉवल इतने छोटे मन का इंसान नहीं था। वो खंजर नीचे लाता है, लेकिन लुओ पर हमला करने की बजाय उसकी रस्सियां काट देता है और उसे आजाद कर देता है। फिर वो वही खंजर लुओ को पकड़ाते हुए कहता है कि इस नेता को खत्म कर दो। अगर इसे अभी नहीं मारा गया तो यह भविष्य में फिर बदला लेने जरूर लौटेगा। लुओ ने पहले सुन रखा था कि इंसानों को मारकर भी लेवल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया था। उसे हिचकिचाते देखकर हॉवल पूछता है कि क्या वो इतना डर गया है। लुओ डरपोक कहलाना नहीं चाहता था, इसलिए वह तैयार हो जाता है। नेता उसका मजाक उड़ाता है। उसे पूरा यकीन था कि एक सीधा साधा छात्र कभी किसी इंसान की जान नहीं ले पाएगा, लेकिन अगले ही पल लू उसके पीछे जाकर खंजर घूम देता है। नेता वहीं मर जाता है। उसके मरते ही लुओ के शरीर में एक नई ताकत दौड़ जाती है। उसका लेवल बढ़ चुका था। इसके बाद वह वापस हॉवल के पास आता है ताकि खंजर लौटा सके, लेकिन हॉवल कहता है कि अब ये खंजर उसी का है। लुओ हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हॉवल इतनी कीमती चीज उसे क्यों दे रहा है, जबकि उसने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। हॉवल मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो सच में ये खंजर रखना चाहता है या नहीं। लुओ तुरंत धन्यवाद कहता है। फिर वो उन सभी बातों के लिए माफी मांगता है जब उसने हॉवल का मजाक उड़ाया था। हॉवल उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रुआन ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि लुओ हॉवल की माफी के लायक नहीं है। लुओ गुस्से में रुआन से पूछता है कि वो इतनी कठोर कैसे हो सकती है, जबकि उसने कुछ देर पहले अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद की थी। रुआन कहती है कि वो उसकी मदद के लिए आभारी है, लेकिन ये बिल्कुल अलग बात है। हॉवल कहता है कि उसे लुओ को माफ करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर लुओ सच में उनका दोस्त बनना चाहता है तो उसे पहले अपने काम से खुद को साबित करना होगा। इसके बाद हॉवल लुओ से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक यहाँ मौजूद सभी लोगों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक हॉवल की बात थी, वह केर को बचाने जा रहा था, क्योंकि उसने पहरेदारों से सुना था कि उसे जिम में बंद करके रखा गया है। बाहर पहुँचते ही हॉवल सीढ़ियों के पास बैठे 2 पहरेदारों को देखता है। वह पलक झपकते ही उनमें से एक का गला काट देता है, फिर दूसरे की गर्दन पर तलवार रखकर उसे हिलने तक नहीं देता। हॉवल उससे पूछता है कि मोचर को कहाँ रखा गया है,
लेकिन इससे पहले कि वो उससे जवाब निकलवा पाता, तभी अचानक इस दस्ते का नेता आसमान से नीचे आ गिरता है। उसके हमले से बचने के लिए हॉवल को तुरंत पीछे हटना पड़ता है। अगले ही पल वह नेता हॉवल के सिर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉवल पहले ही उठकर जंगल की तरफ भाग चुका होता है। बिन यह देखकर प्रभावित हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिकार इतना तेज निकलेगा। उसे पूरा भरोसा था कि अब एक बहुत मजेदार लड़ाई होने वाली है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि पूरे जंगल में लगातार गोलियां चलाओ ताकि हॉवल छिप न सके। आखिरकार हॉवल के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। अब उसे बिन का सीधा सामना करना पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लगातार हमले करता है, लेकिन बिन का खास कवच इस तरह बनाया गया था कि उस पर होने वाला ज्यादातर नुकसान बेअसर हो जाता था। इसलिए हॉवल के हमलों का उस पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। बिन के कवच में बहुत ताकतवर लेजर तोपें भी लगी हुई थी। अगर उनका सीधा हमला हॉवल पर लग जाता तो उसकी उसी पल मौत हो जाती। हॉवल किसी तरह एक लेजर हमला रोक देता है, लेकिन अब वह अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। इसलिए वह सिस्टम से पूछता है कि क्या उसके बचने का कोई तरीका है, क्योंकि अपनी मौजूदा ताकत से वह इस दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास इतने अनुभव अंक है कि वो अपना लिंक लेवल बढ़ा सकता है और एक नई शक्ति भी खोल सकता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह ऐसा करना चाहता है। हॉवल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो तुरंत हाँ कह देता है। जैसे ही बिन का अगला हमला हॉवल को पूरी तरह खत्म करने वाला होता है, सिस्टम क्रिम्सन एम्परर शक्ति की रक्षा वाली क्षमता चालू कर देता है। हॉवल के पूरे शरीर के चारों तरफ कई मजबूत सुरक्षा कवच बन जाते हैं। बिन को पूरा यकीन था कि उसका हमला हॉवल को राख बना देगा, इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि जाकर हॉवल की लाश से उसका सामान उठा लो। लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह जाता है, क्योंकि हॉवल बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा था। ये देखकर बिन तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि लगातार हमला करते रहो जब तक हॉवल मर न जाए। हालांकि अब हॉवल की डिफेंस काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो बिना रुके सीधे लेजर की किरणों के बीच से निकल गया और एक ही झटके में बेन के सभी आदमियों को हरा दिया। इसके बाद उसने अपना ध्यान बेन की तरफ किया। बेन अपने कवच की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉवल इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे पहुंच जाता है और अपनी नई खास ताकत डिफेंस एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है। ये ताकत सामने वाले को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसके बचाव को अंदर से तोड़ देती है। कुछ ही पल बाद बेन का कवच उसके शरीर से पिघलने लगता है। अब जब उसकी सारी सुरक्षा खत्म हो चुकी होती है, तो हॉवल उसे सिर्फ एक मुक्के में बेहोश कर देता है। बेन अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि अगर हॉवल उसे छोड़ दे तो वो उसे खजाने की संदूक की चाबी दे देगा। ये सुनकर हॉवल की उत्सुकता बढ़ जाती है, इसलिए वो फिलहाल बेन को जिंदा छोड़ देता है और उस खजाने को देखने चला जाता है। जैसे ही वो चाबी लगाकर संदूक खोलता है, उसके अंदर रखी अनगिनत दुर्लभ चीजों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे 35,000 XP भी मिलते हैं। इसके अलावा संदूक में मेडुसा का आंसू, कई प्राचीन क्रिस्टल, एक डंजन की चाबी और एक हेलक्रीम हथियार भी रखा होता है। ये सभी चीजें बहुत ताकतवर होती है, लेकिन इस समय हॉवल के किसी काम की नहीं थी, इसलिए वह सिस्टम की मदद से उनमें से ज्यादातर चीजों को XP में बदल देता है। ऐसा करने के बाद उसके पास कुल 130 XP हो जाते हैं। अब सिस्टम उसे बताता है कि इतने XP के साथ वो किंग ऑफ ग्लोरी का एक नया अकाउंट खोल सकता है, जिससे उसे बिल्कुल नई ताकतें और नए स्टेट्स मिलेंगे। इस अकाउंट का नाम क्रेजी मॉस होता है। ये ताकत कभी एक ऐसे पागल वैज्ञानिक की थी जिसने अपनी खोजों से पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। ये सुनकर हॉवल को ये अकाउंट पसंद नहीं आता, क्योंकि दुनिया को नष्ट करने वाली ताकत सुनने में ही बहुत खतरनाक लगती है। लेकिन सिस्टम उसे समझाता है कि कोई भी ताकत अपने आप में बुरी नहीं होती। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान उसे किस तरह इस्तेमाल करता है। सिस्टम उसे कम से कम एक बार इसे आजमाने के लिए कहता है। आखिरकार हॉवल इसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है और ताकत को सक्रिय कर देता है, लेकिन शुरुआत में कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये बेकार निकली। तभी अचानक उसके पैरों के पास वाइस नाम का एक छोटा रोबोट प्रकट होता है। वह बताता है कि वह क्रेजी मॉस द्वारा बनाया गया एक AI है। मॉस की ताकत से कोई भी चीज बनाई जा सकती है, तोड़ी जा सकती है और दोबारा जोड़कर नई चीज तैयार की जा सकती है। यहाँ तक कि बहुत ताकतवर हथियार भी बनाए जा सकते हैं। हॉवल उससे इसका एक नमूना दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वाइस बताता है कि अभी हॉवल का लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि वो बहुत ताकतवर हथियार बना सके। फिर भी वह इस ताकत की खासियत दिखा सकता है। हॉवल उसे 2 सामान देता है और वाइस उन दोनों को जोड़कर एक चिपचिपा जाल बना देता है। अब हॉवल को समझ आ जाता है कि ये ताकत कैसे काम करती है, इसलिए वो अब तक इकट्ठा किए गए सारे हथियार जमीन पर रख देता है और वाइस से कहता है कि उसके लौटने तक उनसे कुछ नया बना दे। इसके बाद हॉवल मोचर को बचाने निकल पड़ता है। जब वो उस जगह पहुंचता है जहां मोचर को कैद करके रखा गया था, तो वह देखता है कि उसके 2 बॉडीगार्ड पत्थर की मूर्ति बने खड़े हैं। दूसरी मंजिल पर एक लेवल 38 का भाड़े का योद्धा मोचर से बात कर रहा होता है। हॉवल समझ जाता है कि वो लेवल 38 के दुश्मन का सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह छिपकर सही मौका और सही योजना का इंतजार करने लगता है। वो भाड़े का योद्धा मोचर से कहता है कि अभी भी समय है,
इसलिए वो अपना राज बता दे, क्योंकि अगर उसने मेडुसा का आंसू उसे नहीं दिया तो उसके वफादार बॉडीगार्ड हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। ये सुनकर हॉवल को याद आता है कि मेडुसा का आंसू तो उसे खजाने की संदूक में मिला था। वह तुरंत उसे अपने सामान से निकालता है और दौड़कर उन पत्थर बने बॉडीगार्डों के पास पहुंच जाता है ताकि उन्हें आजाद करके शियो से लड़वा सके। लेकिन जब वो उनके ऊपर मेडुसा का आंसू डालता है तब भी कुछ नहीं होता। हॉवल समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उधर शियो मोचर से कहता है कि अगर वो उसकी बात मान ले तो वो उसे मो ग्रुप की अगली मुखिया बना देगा। बदले में उसे सिर्फ सुरक्षित इलाकों के नक्शे की जानकारी देनी होगी। लेकिन मोचर साफ कह देती है कि सिर्फ मो ग्रुप की मुखिया बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो ये सब अपने दम पर भी हासिल कर सकती थी। इसी बीच हॉवल अभी भी बॉडीगार्डों को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है। वो मेडुसा के आंसू की पूरी बोतल उन पर उड़ेल देता है, लेकिन फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आता। उधर मोचर शियो की हर बात ठुकरा देती है। अब शियो का सब्र खत्म होने लगता है। हॉवल मन ही मन सोचता है कि कम से कम मोचर थोड़ी देर के लिए उसकी बात मानने का नाटक ही कर लेती ताकि उसे कुछ और समय मिल जाता। मोचर साफ कह देती है कि शियो चाहे कुछ भी कहे वो कभी उसकी बात नहीं मानेगी। ये सुनकर शियो उसे मारने ही वाला होता है। मजबूर होकर हॉवल अपनी छिपने की जगह से बाहर आ जाता है ताकि उसकी जान बचा सके। मोचर तुरंत हॉवल को पहचान लेती है, वही लड़का जिस पर उसने पहले ध्यान दिया था। हैरानी की बात ये थी कि कुछ पल पहले तक मौत सामने खड़ी थी, फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट की जगह मुस्कान थी, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि हॉवल वहाँ मौजूद है। हॉवल मोचर से पीछे रहने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लड़ाई के बीच उसकी जान चली जाए। उसके दोनों बॉडीगार्ड अभी भी पत्थर बने हुए हैं, इसलिए अब उसे अकेले ही शियो का सामना करना होगा। लेकिन वह जानता है कि शियो जैसा ताकतवर दुश्मन आसान नहीं होगा। हॉवल मोचर से कहता है कि उसकी जान बचाने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मोचर बिना सोचे तुरंत मान जाती है। वो कहती है कि अगर हॉवल उसे बिना एक भी खरोंच के यहाँ से बाहर निकालेगा तो वो पहले से तय इनाम के अलावा उसे 10 मिलियन और देगी। ये सुनकर हॉवल खुश हो जाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले शियो पर फायरस्टॉर्म ब्लास्ट चलाता है, लेकिन उस हमले का शियो पर कोई असर नहीं होता। वह आराम से आग के बीच से चलता हुआ बाहर निकल आता है। इसके बाद वो हॉवल को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है ताकि वो मोचर तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो मोचर पर हमला करने वाला होता है, हॉवल फिर से उसके सामने आ जाता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। दोनों कुछ देर तक तलवारों से भिड़ते हैं, लेकिन ताकत के मामले में शियो हॉवल से बहुत आगे होता है। शियो का सिर्फ एक वार ही हॉवल की कुल एचपी का 20% से भी ज्यादा खत्म कर देता है। मोचर हालात देखकर हॉवल से कहती है कि अभी भी समय है, वह यहाँ से भाग सकता है क्योंकि ये लड़ाई उसकी नहीं है। लेकिन हॉवल हार मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसके पास अभी भी कुछ खास चालें बाकी हैं। वह तुरंत वाइस द्वारा बनाया गया चिपचिपा जाल शियो की तरफ फेंक देता है। शुरुआत में शियो को लगता है कि ये कोई बेकार चाल है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस होता है कि उस जाल में फंसते ही उसकी सेहत धीरे धीरे कम हो रही है। अब उसे एहसास होता है कि उसने हॉवल को बहुत हल्के में लिया था। शियो फैसला करता है कि अब इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। वो पूरी ताकत लगाकर जाल को फाड़ देता है और हॉवल पर एक बेहद खतरनाक वार करता है। हॉवल अपनी ढाल से उसे रोक तो लेता है, लेकिन फिर भी उसकी एचपी काफी कम हो जाती है। अब वह समझ जाता है कि ज्यादा देर तक ऐसे हमले नहीं झेल सकता, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना तैयार है। उसे बस थोड़ा और समय चाहिए। वो शियो पर एक और चिपचिपा जाल फेंक देता है ताकि कुछ पल का समय मिल सके। इसी बीच वह खास हथियार निकालता है जिसे उसने वाइस से बदलवाया था। जैसे ही वो बंदूक चलनी शुरू होती है, शियो लगातार पूरे मैदान में दौड़कर गोलियों से बचने लगता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि वो बंदूक अपने आप भी लगातार हमला कर रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर हॉवल चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी पीठ में छुरा घूम देता है। अचानक हुए इस हमले से शियो चौंक जाता है, लेकिन वो तुरंत पलटकर हॉवल पर भी वार कर देता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि हॉवल के हमले का कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन जिस खंजर का उसने इस्तेमाल किया था उसमें तुरंत मौत देने वाला जहर लगा हुआ था। अगर सब ठीक रहता तो उसी पल उसकी जीत तय थी, लेकिन किस्मत से शियो के पास एक दंतकथा स्तर की सुरक्षा देने वाली चीज मौजूद थी। वो उसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचा लेता है। हालांकि अब वो गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि वो चीज खरीदने में उसने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे हॉवल जैसे एक अनजान लड़के पर उसे खर्च करना पड़ गया। अब वह तय कर लेता है कि वह दोबारा हॉवल की किसी चाल में नहीं फंसेगा। वह लगातार हॉवल को बुरी तरह पीटने लगता है। इस बार हॉवल के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं बचता। शियो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में मोचर के पत्थर बने दोनों बॉडीगार्ड आखिरकार आजाद हो जाते हैं और शियो को जोर से धक्का देकर हॉवल की जान बचा लेते हैं। वे हॉवल का धन्यवाद करते हैं और बताते हैं कि अगर उसने पहले मेडुसा का आंसू उन पर नहीं डाला होता तो वे अपने दम पर कभी भी पत्थर की कैद से बाहर नहीं आ पाते। अब जब वे वापस आजाद हो चुके थे तो वे एक ही वार में शियो का काम तमाम कर देते हैं। आखिरकार ये लंबी लड़ाई खत्म हो जाती है। मोचर हॉवल के पास आती है और उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद करती है। हॉवल कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन उसे अपना इनाम और साथ में वादा किए गए अतिरिक्त 10 मिलियन भी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब हॉवल संभल जाता है
तो वो शियो की लाश के पास जाता है और ये पक्का करने के लिए उसे एक बार फिर छुरा मारता है कि वो सच में मर चुका है। इसके बाद मोचर उससे पूछती है कि क्या वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहेगा, लेकिन हॉवल मना कर देता है। वह कहता है कि वह सिर्फ पैसे के लिए आया था और किसी का अधीन होकर काम करना उसे पसंद नहीं है। मोचर उसे भरोसा दिलाती है कि उसके ग्रुप में शामिल होना ऐसा फैसला होगा जिस पर उसे कभी पछतावा नहीं होगा। वह अपने लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखती है, यहाँ तक कि अगर हॉवल उसके साथ जुड़ जाए तो वह उसके पूरे परिवार को शहर के सबसे अच्छे इलाके में रहने की सुविधा देगी। ये प्रस्ताव इतना अच्छा था कि हॉवल उसे ठुकरा नहीं सका। कुछ समय बाद हॉवल और उसका परिवार शहर के सबसे शानदार अस्पताल के एक आलीशान कमरे में दिखाई देते हैं। यूनफे चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है, जबकि हॉवल के पिता चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतने महंगे कमरे का खर्च हॉवल ने कैसे उठाया होगा। हॉवल उन्हें भरोसा दिलाता है कि पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एक नया डॉक्टर कमरे में आता है और हॉवल के पिता की जांच करता है। वो हॉवल से पहले वाले डॉक्टर के बुरे व्यवहार के लिए दिल से माफी मांगता है। फिर वह बताता है कि ये अस्पताल हानो ग्रुप का है और हॉवल जैसे खास मेहमान को यहाँ एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद वे मोचर द्वारा दिया गया ब्लैक कार्ड भी हॉवल को वापस लौटा देते हैं, जो उसने अपने पिता के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था। अब हॉवल को मो ग्रुप का साथ मिलने के फायदे समझ आने लगे थे। डॉक्टर अपने सहायकों को आदेश देता है कि वे सबसे अच्छी दवा लेकर आएं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नर्सें घबराई हुई वापस लौटती हैं और बताती हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। जब वे सबसे कीमती दवा लेने तिजोरी तक पहुंची तो वहां की सारी महंगी दवाएं चोरी हो चुकी थी। दीवार पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, बीस्ट गॉड। डॉक्टर समझ जाता है कि यह जरूर किसी दुश्मन ग्रुप का काम है। अब उस सबसे अच्छी दवा के बिना हॉवल के पिता का इलाज करना नामुमकिन हो गया था। हॉवल डॉक्टर से पूछता है कि क्या वह दवा कहीं और मिल सकती है। डॉक्टर बताता है कि शायद वह दवा काले बाजार में मिल जाए। ये सुनते ही हॉवल यूनफे को साथ लेकर काले बाजार की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वह उसे टूर्नामेंट में हुई सारी घटनाएं बताता है। ये जानकर यूनफे राहत की सांस लेती है कि हॉवल को मोचर का भरोसा इसलिए मिला क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, न कि किसी और वजह से। दोनों उस जगह के पास पहुंचते हैं जहां काले बाजार वाले ने मिलने के लिए बुलाया था। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। हॉवल को ये बात अजीब लगती है क्योंकि काला बाजार अपनी भरोसेमंदी के लिए जाना जाता है। तभी यूनफे की नजर पास रखे एक डिब्बे पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद दवा उसी के अंदर होगी, लेकिन जैसे ही वो डिब्बा खोलती है उसके अंदर से एक रहस्यमयी गैस निकलती है। कुछ ही पल बाद वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है और हॉवल और यूनफे पीछे की तरफ छलांग लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर उतरते हैं वे पहले से बिछाए गए एक जाल में फंस जाते हैं। हॉवल सिस्टम की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि ये गैस एक ऐसे जहर से बनी है जो पूरी तरह सन्नाटा पैदा कर देता है। इसका असर सभी तरह के संपर्क पर पड़ता है, यहाँ तक कि सिस्टम से होने वाला संपर्क भी कुछ समय के लिए टूट जाता है। इसलिए सिस्टम को फिर से ठीक होने में कुछ मिनट लगेंगे। उसी समय कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जब वो पास आता है तो पता चलता है कि वो वही पहला डॉक्टर है जिसने शुरुआत में हॉवल और उसके परिवार का इलाज करने से इनकार कर दिया था। हॉवर्ड को पहले से ही शक था कि इसके पीछे फैन का ही हाथ है, क्योंकि अस्पताल का कोई डॉक्टर ही इतनी अच्छी क्वालिटी की दवा चुराकर ब्लैक मार्केट में बेच सकता था। और फैन भी इस बात से इनकार नहीं करता। वही अस्पताल से दवाइयाँ चुराता था क्योंकि वो चुपके से दुश्मन गुट के लिए काम करता था। साथ ही हॉवल की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। उसका इरादा था कि हॉवल धीरे धीरे जहर से तड़प कर मर जाए। अगर उसी समय कोई नहीं आता तो हॉवल और यूनफे दोनों की मौत तय थी। तभी अचानक एक लड़की वहाँ पहुँचती है और फैन को एक ही वार में बेहोश कर देती है। हॉवल ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर वो उसकी मदद करने क्यों आई। लेकिन असल में वो हॉवल को बचाने नहीं आई थी। उसका नाम सीयू था और उसकी अपनी भी फैन से पुरानी दुश्मनी थी। अब जब वो वहाँ आ ही गई थी तो उसने हॉवल और यूनफे को जाल से बाहर निकालने में मदद की। इस बीच यूनफे जहर की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए हॉवल उसे एक दवा देता है जिससे उसकी कुछ एचपी वापस आ जाती है। इसके बाद हॉवल और सीयू मिलकर फैन का पीछा करने निकलते हैं, लेकिन तभी फैन चालाकी से पीछे घूमकर यूनफे को पकड़ लेता है और उसे बंधक बना लेता है। वो उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि अचानक एक लड़का जिसका नाम आंचिंग था कहीं से आता है और उड़ती हुई किक मारकर फैन के चेहरे पर जोरदार हमला कर देता है। फिर वह यूनफे को संभाल लेता है। यूनफे उसे देखकर पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आंचिंग उसे बहुत ही दमदार और हीरो जैसा लगता है। कुछ ही पल बाद हॉवल भी वहाँ पहुँच जाता है और यूनफे को बचाने के लिए आंचिंग का धन्यवाद करता है। अब जब यूनफे सुरक्षित थी तो हॉवल सीधे फैन पर टूट पड़ता है और अपने साथ हुए हर अपमान और दर्द का बदला लेने के लिए उसे लगातार पीटने लगता है। तभी यूनफे उसे रोकते हुए कहती है कि पहले फैन के कोट से वो दवा निकालो, वरना लड़ाई में कहीं वो टूट न जाए। हॉवल उसकी बात मानता है
और सबसे पहले दवा सुरक्षित रख लेता है। उसके बाद वह फिर से फैन की पिटाई शुरू कर देता है। जब हॉवल का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है तब जाकर वह रुकता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ मौजूद हर इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी बहुत भारी ताकत ने उन्हें दबा दिया हो। सीयू तुरंत समझ जाती है कि ये माइंड कंट्रोल जादू का असर है, जिसकी वजह से कोई भी अपना शरीर नहीं हिला पा रहा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फैन के साथ इतने ताकतवर साथी भी होंगे। कुछ ही देर बाद वह औरत सामने आती है जिसने ये माइंड कंट्रोल लगाया था। वह फैन को लेकर वहाँ से भागना चाहती थी और कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी फैन का सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो 10,000 पॉइंट खर्च करे तो माइंड कंट्रोल का असर खत्म कर सकता है। फैन तुरंत ऐसा करता है और उस औरत से कहता है कि उसे छोड़ दे। फिर वह अपने साथी रूइन को हॉवल पर हमला करने और उससे जहर की दवा वापस लाने का आदेश देता है। हॉवल ऐसा होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह भी अपने सिस्टम की मदद से माइंड कंट्रोल का असर खत्म कर देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो औरत एक बार फिर उस पर माइंड कंट्रोल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका जादू हॉवल पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। हॉवल हवा में छलांग लगाता है और सीधे उस औरत पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वह औरत समझ चुकी थी कि अब यहाँ रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आखिरी पल में वह अपना टेलीपोर्ट वाला चोगा इस्तेमाल करती है और खुद को वहाँ से गायब कर देती है। वो अपनी जान बचा लेती है और फैन को अकेला छोड़कर भाग जाती है। अब फैन को समझ आ जाता है कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा। वह तुरंत हॉवल के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन हॉवल के मन में उसके लिए अब जरा भी दया नहीं बची थी। आखिर उसने जहर की दवा छीनने की कोशिश की थी और उसे मारने की योजना बनाई थी। आखिरी कोशिश के तौर पर फैन अपने शरीर में एक खतरनाक दवा लगा लेता है। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है और वो और भी डरावना बनने लगता है, लेकिन हॉवल उसके पूरी तरह ताकतवर बनने का इंतजार नहीं करता। वो सीधे उसकी छाती में तलवार घूम देता है और उसी पल फैन की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद हॉवल युनफे को सुरक्षित उसके घर भेज देता है ताकि वो फिर किसी मुसीबत में न फंसे। अब वहाँ सिर्फ हॉवल और सीयू रह जाते हैं। सीयू बताती है कि वो मो ग्रुप की नीलामी में जा रही है और उसे लगता है कि हॉवल भी वही जाना चाहता होगा। हॉवल हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो नीलामी में जाने वाला है। आखिर वहाँ सिर्फ मो ग्रुप के बड़े सदस्य ही जा सकते थे और भले ही मोचर उस पर भरोसा करता था, लेकिन उसने ये बात कभी सीयू को नहीं बताई थी। तभी हॉवल को याद आता है कि सीयू ठीक उसी समय पहुंची थी जब वो मुसीबत में फंसा था। इससे उसे समझ आ जाता है कि मोचर ने ही सीयू को उस पर नजर रखने के लिए भेजा था। सीयू बिना कुछ छिपाए मान लेती है कि हॉवल का अंदाजा बिल्कुल सही है। वह बताती है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि आनचेंग को भी हॉवल की मदद करने के लिए भेजा गया था, लेकिन लड़ाई खत्म होते ही आनचेंग तुरंत चला गया था, इसलिए हॉवल उसे ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाया। हालांकि हॉवल को इस बात का बुरा नहीं लगता कि कोई उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि अगर सीयू समय पर नहीं आती तो वो और युनफे दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। सीयू कहती है कि उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ अपना काम कर रही थी। फिर वह कहती है कि नीलामी शुरू होने वाली है, इसलिए अब उन्हें जल्दी चलना चाहिए। कुछ ही देर बाद हॉवल और सीयू नीलामी वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर हॉवल दंग रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सीयू बताती है कि ये नीलामी एक खास दूसरी जगह में होती है, जहाँ 9 बड़े परिवार दुनिया के सबसे कीमती खजानों की बोली लगाते हैं। नीलामी शुरू होते ही संचालक घोषणा करता है कि नंबर 11 ने 70 लेवल वाला जादुई क्रिस्टल 3 मिलियन में खरीद लिया है। हॉवल हैरान रह जाता है कि किसी ने शुरुआत में ही इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी, लेकिन जब वो उस आदमी को ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि वो आनचेंग जैसा दिख रहा है। वाई से पूछने पर उसे पता चलता है कि वह सच में आनचेंग ही है। ये बात हॉवल की समझ से बाहर थी। आनचेंग अभी बहुत छोटा दिखता था, फिर उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई कि वो ऐसी नीलामी में लाखों खर्च कर सके। फिर वह सोचता है कि शायद कोई बहुत ताकतवर इंसान उसके पीछे खड़ा है। नीलामी आगे बढ़ती है और अगली चीज होती है एक ऐसी दवा जो किसी की जान बचा सकती थी। हॉवल को वह काफी काम की लगती है, लेकिन वाइस उसे बताता है कि उसे ये खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसकी दवा बनाने की कला बढ़ जाएगी तब वह ऐसी दवा खुद बना सकेगा। हॉवल भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी संचालक घोषणा करता है कि नंबर 11 ने वही दवा 4.5 मिलियन में खरीद ली है। लग रहा था कि आनचेंग हर कीमती चीज खरीदने पर लगा हुआ है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ थी कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ हॉवल के पास सिर्फ टूर्नामेंट से मिले हुए पैसे थे, इसलिए वो ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकता था। सीयू उससे कहती है कि अगर वो मोचर की बात मानकर आधिकारिक तौर पर मो ग्रुप में शामिल हो जाए तो उसे उनके पूरे खजाने का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाएगा और वो जितनी चाहे उतनी चीजें खरीद सकेगा। लेकिन हॉवल इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहता था। अब नीलामी की अगली चीज थी मास्टर इंजीनियर का बनाया हुआ एक ब्लूप्रिंट, जिसका नाम हार्ट स्टील था। इसकी शुरुआती बोली 2 मिलियन रखी गई। ये सुनते ही पूरे नीलामी हाल में बैठे लोग चौंक जाते हैं। उन्होंने पहली बार किसी ऐसे ब्लूप्रिंट की इतनी कम कीमत देखी थी। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। उनका मानना था कि इसकी कीमत इसलिए कम रखी गई है क्योंकि इसे बनाना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम है। इतना ही नहीं,
इसे बनाने के लिए एक मास्टर अल्केमी विशेषज्ञ की भी जरूरत पड़ेगी। इस वजह से ज्यादातर लोगों को लगा कि ये खरीदने लायक चीज नहीं है। सीयू भी कहती है कि ये ब्लूप्रिंट शायद बिकेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मौजूद कोई भी इंसान इसे बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। हॉवल उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोचती है। सीयू समझाती है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक साधारण और कम स्तर वाले लड़ाई वाले मेक के लिए है, इसलिए इसे बनाने से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी मास्टर इंजीनियर को ऐसा सामान बनाने में अपनी बुद्धि के पॉइंट भी खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए कोई भी इतनी मेहनत और जोखिम एक साधारण चीज के लिए नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन हॉवल के लिए ये कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके मॉस खाते में बुद्धि के पॉइंट पहले से ही सबसे ऊंचे स्तर पर थे। इसलिए वो हाथ उठाकर कहता है कि वो ये ब्लूप्रिंट खरीदना चाहता है। बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हॉवल ने बेकार के कागज पर अपने पैसे बर्बाद कर दिए। सीयू भी समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसने खुद अभी बताया था कि ये चीज किसी काम की नहीं है। हॉवल बस मुस्कुराकर कह देता है कि उसे ये यादगार के तौर पर रखना है। वो अपनी असली ताकत किसी को नहीं दिखाना चाहता था। जैसे ही ब्लूप्रिंट उसके हाथ में आता है, सिस्टम उसे तुरंत बदल देता है और वह पहले से 20 लेवल ज्यादा ताकतवर मेक का ब्लूप्रिंट बन जाता है। इसका मतलब था कि जैसे ही हॉवल उसे बनाना सीख जाएगा, ये उसके बहुत काम आने वाला था। इसके बाद नीलामी का सबसे खास सामान सामने आता है। ये था एक पुनर्जीवन अमृत, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मरे हुए इंसान को भी वापस जिंदा कर सकता है। इतनी अनोखी चीज होने की वजह से इसकी शुरुआती बोली 100 मिलियन रखी जाती है। लेकिन इस दवा का एक बड़ा नुकसान भी था। अगर इससे किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जाता, तो वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता। वो खून का प्यासा और बेकाबू एल्फ बन जाता। ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि वो कभी पहले जैसा बन पाएगा या नहीं। लेकिन जो लोग अपने किसी अपने को खो चुके होते हैं, उनके लिए ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती। हॉवल वाइस से पूछता है कि क्या वो अपनी दवा बनाने की कला से ऐसी दवा बना सकता है, लेकिन वाइस साफ कह देता है कि नहीं। किसी को मौत के बाद वापस जिंदा करना दवा बनाने की सीमा से बाहर की बात है। एक खास मेहमान इस दवा के लिए 200 मिलियन की बोली लगाता है। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि कोई उससे ज्यादा बोली नहीं लगाएगा, लेकिन तभी आनचेंग 300 मिलियन की बोली लगा देता है। कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ पाता और आखिर में वही ये दवा जीत जाता है। हॉवल सोचने लगता है कि आखिर आनचेंग किसे वापस जिंदा करना चाहता है। नीलामी खत्म होने के बाद हॉवल घर लौट रहा था कि तभी आनचेंग उसके पास आ जाता है। हॉवल उसे उसकी जीत की बधाई देता है और पूछता है कि इतनी खतरनाक दवा खरीदना क्या सच में सही फैसला था, जबकि उसके इतने बड़े नुकसान भी हैं। आनचेंग कहता है कि उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास मौत को हराने का मौका हो तो वो कोशिश करना चाहता है। अब जब वो इतने पैसे खर्च कर ही चुका है, तो एक बार इसे आजमाना तो बनता है। फिर आनचेंग कहता है कि उसे पता था हॉवल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाएगा। इसी वजह से उसने हॉवल के लिए उड़ने वाला चोगा तोहफे में खरीद लिया है। हॉवल तुरंत मना करता है, क्योंकि उस चोगे की कीमत 6 मिलियन थी और वो इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकता था। लेकिन आनचेंग हंसते हुए कहता है कि बस रख लो, तुम्हारी बहन मुझे बहुत प्यारी लगी। इतना कहकर वह हॉवल को दोबारा मना करने का मौका दिए बिना वहाँ से चला जाता है। बाद में हॉवल अपने सिस्टम के अंदर जाता है और नीलामी से मिला हुआ मेक वाला ब्लूप्रिंट आजमाने की तैयारी करता है। वाइस ने उसे बताया था कि ये मेक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं होगा, लेकिन इसमें कम से कम 20 लेवल के योद्धा जितनी शक्ति होगी, इसलिए इसे बनाना पूरी तरह फायदेमंद था। हॉवल मॉस की वर्कबेंच बुलाता है और ब्लूप्रिंट डाल देता है। सिस्टम उससे पूछता है कि मेक का रूप लड़का होगा या लड़की। हॉवल लड़की का रूप चुनता है। जब उसके शरीर का रूप बनाने की बारी आती है, तो वो उसे अपनी माँ जैसा बनाने का फैसला करता है। उसकी माँ को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन आज भी हॉवल उन्हें बहुत याद करता था। इसलिए उसे लगा कि अगर एक एंड्रॉयड उसकी माँ जैसा दिखे तो उसे अच्छा लगेगा। शरीर का रूप पूरा होने के बाद वह सिस्टम को उसे बनाना शुरू करने का आदेश देता है, लेकिन निर्माण के बीच में अचानक सिस्टम चेतावनी देता है। अगले ही पल एक बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। जब धुआं हटता है तो हॉवल देखता है कि उसके सामने एक लड़की हवा में तैर रही है। उसने नौकरानी जैसी पोशाक पहन रखी थी। हॉवल समझ जाता है कि यही वह मेक है जिसे उसने बनाया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये उसकी माँ जैसी क्यों नहीं दिख रही। इतना ही नहीं, उस लड़की में कुछ अजीब भी था। अचानक वह उड़कर हॉवल के गले लग जाती है और उसे अपना मालिक कहकर बुलाने लगती है। हॉवल ज्यादा सोचने की बजाय उसे अपना नया साथी मान लेता है और उसका नाम नाना रख देता है। लेकिन हॉवल को ये नहीं पता था कि नाना असल में M79 नेबुला की रहने वाली एक जीवित प्राणी थी। उसने मेक बनने की पूरी प्रक्रिया को अपने कब्जे में लेकर खुद को फिर से जिंदा कर लिया था, और जैसे ही उसे सही मौका मिलेगा, उसका असली इरादा पूरी दुनिया पर कब्जा करना था। उसी दिन बाद में हॉवल नाना को अपने परिवार से मिलवाने घर ले जाता है। यूनफे और उसके पिता दोनों ही नाना को आसानी से अपना लेते हैं। हॉवल उन्हें बताता है कि अब से घर के सारे काम नाना करेगी। वह तुरंत उसे पहला काम देता है और कहता है कि जाकर बर्तन साफ करो। नाना ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर अभी भी एक खतरनाक राक्षसी सोच मौजूद थी, लेकिन जिस शरीर में वो थी
उसे इस तरह बनाया गया था कि वो हॉवल के हर आदेश का बिना किसी गलती के पालन करे। इसलिए चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो हॉवल की किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकती थी। हॉवल ये भी तय करता है कि नाना उसके परिवार की सुरक्षा करेगी, ताकि अगर पहले जैसी कोई मुसीबत फिर से आए तो वह सबकी रक्षा कर सके। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, तब तक उसे घर के सारे काम भी करने होंगे। युनफे अपने सारे गंदे कपड़े नाना के सामने रख देती है और उन्हें धोने के लिए कहती है। वहीं हॉवल के पिता उसे खाना बनाने के साथ साथ पूरे घर की सफाई करने का भी काम दे देते हैं। इस तरह नाना के सामने पूरे दिन का लंबा और थकाने वाला काम खड़ा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल हॉवल को मंच पर बुलाते हैं, ताकि सबके सामने उसके साहस की तारीफ कर सके, क्योंकि कुछ दिन पहले हुए हमले में मोचर की जान सिर्फ हॉवल की वजह से बच पाई थी। बाकी छात्र ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि टाइगर ग्रुप के हमले से सबको बचाने वाला असली हीरो हॉवल था। लेकिन उनमें से कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। वे कहने लगते हैं कि हॉवल झूठ बोल रहा है और असली हीरो किसी और को छिपाने के लिए खुद का नाम आगे कर रहा है। जैसे ही वे ऐसा कहते हैं, लू गुस्से से भर जाती है। वो एक लड़के की शर्ट पकड़ लेती है और कहती है कि जब लड़ाई हो रही थी तब कोई भी आगे नहीं आया था। सिर्फ हॉवल ने अपनी जान की परवाह किए बिना सबके लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए किसी को भी उसके बारे में गलत बोलने का हक नहीं है। प्रिंसिपल भी बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें छात्रों की ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन हॉवल उन्हें शांत करते हुए कहता है कि फिलहाल इस बात को जाने दे। वह कहता है कि उसके साथी अगर उस पर शक कर रहे हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक उन्होंने हमेशा उसे असफल होते ही देखा था। इसके बाद प्रिंसिपल हॉवल को उसके साहस के लिए बहुत बड़ी नकद इनाम राशि देते हैं। इतना ही नहीं, वो उसे स्कूल की तरफ से एक बहुत खास निशानी भी देना चाहते हैं, जो पूरे स्कूल का सम्मान मानी जाती है, ये दिखाने के लिए कि स्कूल उसके लिए कितना आभारी है। लेकिन जैसे ही ये सम्मान दिया जाने वाला होता है, पूरे स्कूल में खतरे का अलार्म बज उठता है। घोषणा होती है कि स्कूल की इमारत के अंदर कई गेट खुल गए हैं। ये नामुमकिन होना चाहिए था, क्योंकि स्कूल सुरक्षित क्षेत्र में था। लेकिन इन गेटों से निकलने वाले राक्षस पूरी तरह असली और बेहद खतरनाक थे। कुछ ही पलों में कई छात्र उनकी वजह से मारे जाते हैं। शिक्षक तुरंत सभी छात्रों को चिल्लाकर कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके स्कूल से बाहर निकल जाओ। सभी छात्र भागते हुए बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचने वाले होते हैं, एक बहुत बड़ा बैल जैसा राक्षस उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सबसे ताकतवर शिक्षकों में से एक भी जब उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वह राक्षस उसे बहुत आसानी से हरा देता है। राक्षस जोर से हंसते हुए कहता है कि जब तक वो यहाँ खड़ा है, कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। उसके अनुसार इंसान बहुत कमजोर है और उन्हें एक एक करके मारना उसके लिए बिल्कुल आसान होगा। लेकिन तभी अचानक एक तलवार उसकी छाती के आर पार निकल जाती है। अगले ही पल हॉवल का हमला उसके पूरे शरीर को उड़ा देता है। ये देखकर सारे छात्र हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि हॉवल सच में इतना ताकतवर है। हॉवल उनसे कहता है कि यहाँ खड़े मत रहो, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि कोई और राक्षस रास्ता बंद कर दे। वह खुद बाकी राक्षसों का सामना करेगा और लुओ तथा रुआन उसकी मदद करेंगे। दोनों कहते हैं कि वे दूर से उसकी मदद करेंगे ताकि उसके रास्ते में रुकावट न बने। लेकिन हॉवल कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये उनके लिए ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। इतना कहकर वह मुर्गे जैसे दिखने वाले राक्षस की तरफ दौड़ पड़ता है। राक्षस हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉवल उससे कहीं ज्यादा तेज था। वो अपनी तलवार से उसके पूरे शरीर पर कई वार करता है और उसकी एचपी लगभग खत्म कर देता है। जब राक्षस पूरी तरह कमजोर हो जाता है, तब हॉवल रुआन से कहता है कि अब इसे खत्म कर दो। रुआन बिना देर किए अपना डंडा उठाती है और बिजली का जादू चलाती है। एक ही वार में वह राक्षस पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्योंकि आखिरी हमला रुआन ने किया था, इसलिए सारा एक्सपी उसी को मिलता है। हालांकि ज्यादातर मेहनत हॉवल ने की थी, लेकिन वह चाहता था कि लुओ और रुआन जल्दी मजबूत बने। इसलिए वो उनसे कहता है कि जब भी वो इशारा करे, वे आखिरी वार करके राक्षसों को खत्म कर दें। दोनों हॉवल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें मजबूत बनने का मौका दे रहा था। लेकिन वे पूछते हैं कि क्या उसे सच में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर आखिरी वार वे करेंगे तो हॉवल को बहुत कम एक्सपी मिलेगा। हॉवल मुस्कुराकर कहता है कि उसे इस तरह के एक्सपी की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि लुओ और रुआन मजबूत बने, वरना आगे चलकर वे उसके लिए सिर्फ बोझ बनेंगे। कुछ देर बाद वे ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर भी पहले से कहीं ज्यादा राक्षस मौजूद थे। अब हॉवल को समझ आता है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। स्कूल सुरक्षित क्षेत्र में होने के बावजूद पूरी तरह राक्षसों से भर चुका था। अगर ये सुरक्षित क्षेत्र भी टूट चुका है, तो इसका मतलब शहर के बाकी सुरक्षित इलाके भी खतरे में होंगे। ये सोचकर हॉवल को अपने परिवार की चिंता होने लगती है। उसी समय राक्षसों का एक झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन हॉवल के पास समय नहीं था। वह दोनों राक्षसों के मुक्के रोक देता है और फिर आग का एक जोरदार हमला करता है। दोनों राक्षस बुरी तरह जल जाते हैं
और हिल भी नहीं पाते। हॉवल तुरंत लुओ और रुआन से कहता है कि अब इन्हें खत्म कर दो। दोनों तुरंत ऐसा ही करते हैं। दोनों इसी बीच हॉवल को पास से दो छात्रों की चीख सुनाई देती है। दो बड़े राक्षस उन पर हमला कर चुके थे। वे दोनों राक्षस आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें इस जगह भेजा जाना कितना अच्छा रहा। यहाँ लगातार ताजा इंसान मिल रहे थे जिन्हें खाकर वे अपना स्तर बढ़ा सकते थे। हॉवल ये देखकर चौंक जाता है कि उनकी ताकत पहले से बढ़ चुकी थी। जब वे यहाँ आए थे तब उनका स्तर 15 था, लेकिन अब वे 16 स्तर पर पहुंच चुके थे। इसका मतलब साफ था कि जितने ज्यादा इंसानों को वे मारेंगे उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तभी एक राक्षस हॉवल को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। हालांकि उसका स्तर 16 था और वह पहले वाले राक्षसों से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी वह हॉवल का मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही वो छिपकर हमला करने आता है, हॉवल आसानी से बच जाता है और उसकी जीभ पर लगातार तलवार चलाता है। उसका हमला करने का तरीका पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसी समय दूसरा राक्षस पीछे से हमला करता है, लेकिन हॉवल समय रहते अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। जैसे ही राक्षस वहीं फंस जाता है, हॉवल लुओ से कहता है कि अब वार करो। लुओ एक ही वार में उसे बीच से 2 हिस्सों में काट देती है। पहला राक्षस ये देखकर डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन हॉवल उसे भागने नहीं देता। वह आग का निशाना लगाकर हमला करता है। राक्षस जमीन पर गिर जाता है। हॉवल रुआन से कहता है कि अब इसे खत्म कर दो। रुआन तुरंत आखिरी वार करती है। ये सब देखकर जिन 2 छात्रों की जान बची थी, वे दोनों हॉवल से विनती करने लगते हैं कि उन्हें भी अपने साथ रख ले और लड़ने का मौका दे। लेकिन हॉवल अब और लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वो उन्हें कहता है कि जल्दी से भूमिगत बंकर में चले जाओ, इससे पहले कि और राक्षस आ जाए। रुआन देखती है कि हॉवल बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। वो पूछती है कि आखिर क्या बात है। हॉवल कहता है कि उसे अभी समझ आया है कि सुरक्षित क्षेत्र में घुसे हुए ये राक्षस समय के साथ लगातार मजबूत होते जाएंगे। अगर यही चलता रहा तो जल्द ही वे इतने ताकतवर हो जाएंगे कि कोई उनका सामना नहीं कर पाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि घर पर उसका परिवार अभी सुरक्षित होगा, क्योंकि उसने नाना को उनकी रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। नाना 20 स्तर से नीचे के किसी भी दुश्मन को आसानी से हरा सकती थी, लेकिन अगर राक्षस 20 स्तर से ऊपर पहुंच गए तो फिर बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। फिलहाल तीनों स्कूल के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में मिलने वाले राक्षसों को खत्म करते जाते हैं। लगातार लड़ते रहने की वजह से लुओ और रुआन दोनों का स्तर काफी बढ़ चुका था। अब हॉवल को लगा कि उन्हें अलग अलग काम करना चाहिए। दोनों कहते हैं कि वे अभी भी उसके साथ लड़ना चाहते हैं। फिर दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि हॉवल के लिए ज्यादा काम का कौन है। हॉवल झुंझलाकर कहता है कि उसने उनसे राय नहीं मांगी थी। दोनों तुरंत समझ जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। हॉवल सच की आग का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को देखता है। उसे पता चलता है कि कैंटीन के अंदर 3 छात्र छिपे हुए हैं। वो लुओ और रुआन से कहता है कि पहले उन छात्रों को बचाओ, उसके बाद सभी को लेकर भूमिगत बंकर में चले जाना और अगली सूचना मिलने तक वहीं रहना। दोनों उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन रुआन पूछती है कि तब तक वह खुद क्या करेगा। हॉवल बताता है कि वो शिक्षकों की इमारत में जाएगा और देखेगा कि कहीं किसी को उसकी मदद की जरूरत तो नहीं। योजना तय होने के बाद तीनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। शिक्षकों की इमारत की तरफ जाते हुए हॉवल अपने सिस्टम से पूछता है कि उसके पास कितने योगदान अंक बचे हैं। सिस्टम बताता है कि उसके पास 2,10,000 योगदान अंक हैं। इतने अंकों से वह या तो किंग ऑफ ग्लोरी का नया खाता खोल सकता है या अपने पुराने खातों में से किसी एक को और मजबूत बना सकता है। नया खाता खोलने का विचार अच्छा था, लेकिन अभी उसके पास ये समझने का समय नहीं था कि नया खाता कैसे काम करता है। इसलिए वह अपने क्रिम्सन एम्परर खाते का लिंक स्तर बढ़ाने का फैसला करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी ताकत तुरंत 31 स्तर के बराबर हो जाती है। अब उसे पूरा विश्वास था कि सामने आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। उसी समय शिक्षकों की इमारत में 3 महिलाएं डर के मारे छिपी हुई थी। अचानक एक घोड़े जैसा राक्षस उनके बिल्कुल पास आ गिरता है। तीनों डर के मारे चीख पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि वह राक्षस पहले से मरा हुआ था। असल में हॉवल उससे पहले ही उसे मार चुका था। राक्षस के गिरने के बाद वे तीनों हैरान रह जाती हैं कि किसी ने 18 स्तर के राक्षस को भी हरा दिया। हॉवल उनसे कहता है कि जल्दी से बंकर की तरफ निकल जाओ, लेकिन एक शिक्षिका उससे पूछती है कि वो खुद क्या करेगा। हॉवल कहता है कि वो जितने लोगों की जान बचा सकता है पहले उन्हें बचाएगा और उसके बाद ही यहाँ से जाएगा। उसी समय स्कूल के संग्रह कक्ष में एक लड़की मौजूद थी। राक्षसों के हमले से फैली अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह चुपके से अंदर घुस गई थी ताकि कीमती चीजें चुरा सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है, हॉवल कमरे में आ जाता है। उसे देखते ही वह बर्फ का एक नुकीला हमला उसकी तरफ फेंक देती है। हॉवल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई दुश्मन आ गया है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वह शुएर है। हॉवल आसानी से समझ जाता है कि जब बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे,
तब शुएर इस मौके का फायदा उठाकर खजाने चुराने आई थी। हॉवल मजाक में पूछता है कि क्या उसे कोई अच्छी चीज मिली, लेकिन शुएर गुस्से में जवाब देती है कि इससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हॉवल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह चोरी करने आई थी, लेकिन उसे बुरा जरूर लगता है कि उसने बिना वजह उस पर हमला किया और उससे बदतमीजी की। जब उसका पहला हमला बेकार चला जाता है तो शुएर एक और बड़ा बर्फ का हमला तैयार करती है, लेकिन तभी ऊपर की छत जोर जोर से हिलने लगती है। अगले ही पल एक विशाल राक्षस छत तोड़कर सीधे शुएर के ऊपर आ गिरता है। वह यहाँ इंसानों की गंध सूंघ कर आया था। उसे खुशी होती है कि उसे इतना अच्छा शिकार मिल गया, लेकिन जैसे ही वो शुएर को पकड़ने वाला होता है, हॉवल अपनी तलवार से उसका हाथ रोक देता है और शुएर को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। शुएर समझ नहीं पाती कि जिसने कुछ पल पहले उस पर हमला किया था, उसकी मदद हॉवल क्यों कर रहा है। हॉवल कहता है कि वह यहाँ जितने भी लोग जिंदा हैं उन्हें बचाने आया है। शुएर का बुरा व्यवहार उसे पसंद नहीं था, लेकिन इतनी छोटी बात की वजह से वह उसे मरने नहीं देगा। फिर भी शुएर कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह राक्षस 40 स्तर से भी ऊपर का लगता है। लेकिन हॉवल को भरोसा था कि इसे हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। तभी राक्षस एक जोरदार मुक्का मारता है। हॉवल जैसे ही उसे रोकता है, उसे समझ आ जाता है कि इस बंदर जैसे राक्षस की ताकत अब तक के सभी राक्षसों से कहीं ज्यादा है। वो अकेले इसे नहीं हरा सकता। अगर उसे और शुएर को जिंदा बचना है तो दोनों को मिलकर लड़ना होगा। राक्षस उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि दोनों अपनी पूरी ताकत भी मिला लें, तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर वह कई बड़े बक्से उठाकर हॉवल की तरफ फेंक देता है, लेकिन हॉवल एक एक करके उन सभी को तलवार से काट देता है। वह शुएर से कहता है कि वह दूर से हमला करती रहे, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। करीब की लड़ाई वह खुद संभालेगा। हॉवल राक्षस की पीठ पर तलवार चलाता है, जिससे उसे आग का नुकसान होता है, लेकिन राक्षस की रक्षा शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उस हमले का खास असर नहीं पड़ा। लगातार हो रहे हमलों की वजह से हॉवल को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। शुएर लगातार बर्फ के हमले करके राक्षस का ध्यान भटकाती रहती है। इससे हॉवल को हमला करने का मौका मिल जाता है। कई मिनट तक दोनों मिलकर लड़ते रहते हैं। आखिरकार वे राक्षस की आधी जान खत्म कर देते हैं। कुछ और मिलकर किए गए हमलों के बाद राक्षस मरने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी शुएर को लगता है कि लड़ाई कुछ ज्यादा ही आसान हो गई। अचानक राक्षस फिर से उठ खड़ा होता है। वो मानता है कि उसने दोनों को कम आंका था, लेकिन अब वह अकेले मरने वाला नहीं है। वो खुद को उड़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। हॉवल समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तब शुएर बताती है कि ऊंचे स्तर के राक्षस अपनी बची हुई एचपी को ताकत में बदलकर खुद को उड़ा सकते हैं। उस धमाके की ताकत बहुत भयानक होती है, इसलिए वह कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन हॉवल समझ जाता है कि राक्षस सिर्फ उन्हें डराकर भगाना चाहता है ताकि खुद भाग सके, इसलिए वह खुद के उड़ने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। शुएर की थोड़ी मदद से हॉवल अपनी तलवार का एक जोरदार वार करता है और राक्षस के शरीर को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। इस तरह आखिरकार वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।